अब आप जो तैयारी करते हैं, आरएस बनते हैं, तो इसमें किसका रोल महत्वपूर्ण जो है वो होता है, किस किस का क्या क्या भूमिका होती है। तो आरएस की तैयारी करने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे जो मेन रोल है, इस बारात के दूल्हे आप हो। इस बारात के दूल्हे आप हो। सबसे ज्यादा जो रोल है वो आपका खुद का है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका खुद की है, और खुद आप जितनी मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट रहेगा, नतीजा रहेगा। कोचिंग संस्थान में तो हम हर साल 4-5 हजार स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है और 1000 वैकेंसी आती है, जबकि उसी 2 साल में हम जो है 10,000 लोगों को पढ़ा देते हैं। तो हमें भी पता है, या आने वाले स्टूडेंट्स को भी पता है कि जिन 10,000 स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है उन सब का सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनमें से केवल 1000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन तो होगा। ठीक है, तो इसलिए कोचिंग संस्थान में आने से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम तो 10,000 लोगों को पढ़ाएंगे, उनमें से सारे नहीं होंगे, सेलेक्ट तो 1000 लोग ही होंगे, बाकी 9000 लोग फेल होंगे। तो इसलिए अब वो जो 10,000 है, हमने तो सबको बराबर पढ़ाया, लेकिन उनमें से किसने हमसे कितनी पढ़ाई की है ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए प्लीज अपने अंतरात्मा में झांक के देखो, खुद को टटोलो, खुद से पूछो कि क्या तुम जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार हो। क्या तुम राजस्थान के जो टॉप मोस्ट 1000 स्टूडेंट है, या 500 स्टूडेंट है, या 100 टॉप 100 के अंदर अगर रैंक लानी है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट जो 100 स्टूडेंट्स जो चयनित किए जाएंगे, क्या तुम उसमें आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। तो आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, ये तय तुम ही करोगे, हम नहीं करेंगे। हम तो सबको पढ़ाएंगे, सबको बराबर पढ़ाएंगे, लेकिन तुम में से ही कुछ लोग होंगे जो टॉप 100 के अंदर जो है वो आएंगे। तो वो हमारी मेहनत की वजह से नहीं आएंगे, बल्कि वो आपकी खुद की मेहनत की वजह से आएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप से पूछो, देखें सवाल, अंतरात्मा से पूछो कि क्या आप उनमें आने की काबिलियत रखते हैं। और हाँ बोलो, यस सर। चलो ठीक है। देखो, जोश जोश में जो आते हैं ना, यहां पे बहुत जोश होता है। मेरे पास जैसे कई स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो प्राइवेट जॉब पैकेज छोड़ के आते हैं, 20 लाख 30 लाख का पैकेज मिल रहा था उनको, और वो छोड़ के और आते हैं कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। और फिर वो मेरे पास आते हैं ऑफिस में और मुझे कहते हैं कि सर 25 लाख का जो जॉब था वो छोड़ के आया हूं, और जुनून है मेरे ऊपर, मुझे किसी भी हालत में सेलेक्ट होना है, बस मुझे आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे कि 20 घंटे पढ़ाई कर, तो मैं 20 घंटे पढ़ाई करूंगा। आप कहोगे कि इस तरह से पढ़ाई कर, मैं उस तरह से पढ़ाई करूंगा। आप जो कहोगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे किसी भी हालत में सिलेक्शन चाहिए। इस तरह से जोशीले जो लोग हैं वो आते हैं। तो मैं कहता हूं कि देखो, शुरू शुरू में सबको जोश होता है, लेकिन ये जोश जल्दी ही उतर जाता है। सर 25 लाख का जॉब जो है मैंने यूं ही नहीं छोड़ा है। ठीक है, देखते हैं, देखें। और वो जोश जो है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना और 2 महीने, 2 महीने बाद में ढूंढता हूं उसको, कहां है भाई। सर आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। और ये फैक्ट है, इस क्लास में हम लोग जो पढ़ाते हैं, दूसरे दिन उसका रिवीजन करवाते हैं, बच्चों से वापस क्वेश्चंस पूछते हैं कि चलो बताओ कल जो पढ़ाया था वो किस किस को याद है। और आपको पता है, इतनी बड़ी क्लास में मात्र 10 या 15 लोग हाथ खड़ा करते हैं कि कल जो हमें पढ़ाया था वो हमें पूरा याद है। केवल 10-15 लोग हाथ खड़ा करते हैं, बाकी वाले लोग हाथ खड़ा नहीं करते हैं। इसका मतलब कि वो घर जाके उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। किसी को खड़ा करके भी पूछ दें कि अल्लाह बता, तू बता दे के क्यों पढ़ के नहीं आया, तो बहाने, सर दोस्त का बर्थडे था, सर गांव से पिताजी आ गए थे, सर मेरा दोस्त जो बीमार हो गया था उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, सर मैं रूम शिफ्ट कर रहा था। तो इतने तरह के बहाने होते हैं, इतने तरह के बहाने होते हैं कि कुछ न कुछ बहाना वो बता ही देते हैं, बाकी वाली क्लास जो है याद नहीं करते। तो मैं ये बता दूं कि आप में से ज्यादातर लोग जो है वो हमें डोनेशन देने के लिए आते हैं, चंदा देने के लिए आते हैं। बहुत कम लोग जो है, जो जितना हमें फीस देते हैं उसको वापस वसूलते हैं। और जो लोग फीस को वापस वसूल लेते हैं, पढ़ के वसूल लेते हैं,
उनको तो फीस लगती है कम, कि इतनी फीस देके हमने इतनी सारी चीजें सीखी है, और जब वो अपने ज्ञान पे ये नजर डालते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने ये भी सीखा, ये भी सीखा, ये भी सीखा, तो उनको लगता है यार फीस तो बहुत कम लगी। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें लगता है यार 88,000 रुपए दिए और मैं तो कुछ सीखा ही नहीं। तो जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनको तो लगती है फीस ज्यादा, और जो पढ़ाई करते हैं उनको फीस लगती है कम। तो आपको फीस ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? जोर से बोलो। ज्यादा लगेगी इनको, पहले से ही पता है कि सर अपने जब पढ़ाई वढ़ाई कुछ ही नहीं होने वाली है, अपन तो सिर्फ जो है वो शौक पूरा करने के लिए आए हैं। तो आप में से 90% स्टूडेंट जो है वो डोनेशन देने के लिए आते हैं, केवल 10% स्टूडेंट जो है पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और वो वापस वसूलते हैं, जितनी फीस देते हैं उस एक पाई पाई को वो वसूलते हैं। तो तुम वसूल कर पाओगे? जोर से बोलो। पहले दिन तो जोश ठीक है तुम्हारा, लेकिन जो है धीरे धीरे तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि ये जोश कितने दिन। मारवाड़ी में कहावत है मशाण्य वैराग। शमशान घाट जाते हैं ना डेड बॉडी को जलाने के लिए, तो साथ में जितने भी जो लोग जाते हैं उन सब के अंदर एक वैराग्य जागृत हो जाता है। वो कह रहे यार ये आदमी जो है वो मर गया, ठीक है, इतने साल भाग रहा था, दौड़ रहा था, सेमिनार ले रहा था, क्लासें ले रहा था, और इतने सारे पैसे इकट्ठे किए, और आज इसके साथ में कुछ भी नहीं जा रहा है, ये खाली हाथ जो है इस तरह से जा रहा है। और इससे अच्छा तो इसने जो है इतने पैसों आए पैसा किया, इसकी बजाय ये थोड़े बहुत दान पुण्य कुछ किया होता, भला काम किया होता, बच्चों को फ्री में पढ़ाया होता, तो शायद उसके ये पुण्य कर्म इसके साथ चलते, तो साथ जाते, तो शायद जो है आगे। तो इसलिए वो आदमी को लगता है अपन भी आज से चोरी बेईमानी मक्कारी कुछ ही नहीं करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, 1 रुपए की बेईमानी नहीं करेंगे, और जितना कुछ होगा इतना थोड़ा दान पुण्य करेंगे, ताकि अगले जन्म में जो है कुछ ऐसी कमाई साथ चले। ऐसा जोश आता है सबको। और लेकिन इसलिए उसको कहते हैं मशाने वैराग, शमशान का वैराग। और फिर वापस आते हैं डेड बॉडी को जला के, और उसके बाद एक स्नान करने की रस्म होती है, और उस स्नान के साथ ही वो वैराग्य भी जो है वो उतर जाता है, और दूसरे दिन से जैसे थे वैसे के वैसे जो है वो चलने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे के वैसे जो तो थोड़ी देर के लिए जो जोश आता है, तो तुम लोगों को जो है ना अब थोड़ी देर के लिए जो जोश आया एकदम अभी आपको जो है, और आज तो हम सेमिनार में हमारे जो टॉपर्स हैं उनको नहीं बुला पाए, क्योंकि उनकी सबकी अभी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और आज मंडे है तो इसलिए उनको फ्री नहीं किया किसी को भी, तो वो छुट्टी नहीं है इस वजह से। वरना जो टॉपर्स आते हैं यहाँ से वो भाषण देते हैं, हमने ऐसे पढ़ाई की, तो यहाँ बैठे हुए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भी सीधा यही आता है कि बस ये समय का प्रश्न है केवल, और जल्द ही यही स्टेज होगा, यही इसी तरह का एक सेमिनार होगा अगले साल, और उस सेमिनार में जो भाषण देने वाला व्यक्ति है वो मैं होऊंगा। इस तरह का जोश जो है सब लोगों को आता है। तो तुम लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है? जोश तो फुल है तुम्हें, लेकिन ये बरकरार कितने दिन रहता है? और फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा, अभी जाते समय उतरते समय देखना, ये सबसे बड़ा क्लासरूम ये है, इससे थोड़ा छोटा नीचे वाला क्लासरूम है, और उससे नीचे और छोटा क्लासरूम है। तो जब बैच शुरू होगा तो इस तरह से इतनी भीड़ होगी, फिर 2-4 महीने होंगे, आधे बच्चों का जोश जो है वो उतर जाएगा, फिर हम तो क्लास को शिफ्ट करेंगे नीचे वाले क्लासरूम में, ठीक है। फिर थोड़े दिन में और कम हो जाएगी संख्या, फिर ग्राउंड फ्लोर वाला जो क्लासरूम है वो सबसे छोटा है, फिर वहां से हम फिर विदाई दे देंगे। तो विदाई जिस समय देते हैं किसी बैच को, तो जो इतना बड़ा बैच होता है विदाई देते समय 1/4 मेंबर भी जो है वो नहीं रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, जोश उतर जाता है उनका, दूसरे किसी न किसी काम में जो है डाइवर्ट हो जाता है। बीच में कोई रीट का एग्जाम आ जाता है, कोई पटवारी की वैकेंसी आ जाती है, ग्राम सेवक की वीडियो की जो है वो आ जाती है, या कुछ न कुछ आ जाती है, और फिर वही जोशीला आदमी फिर वो हमारे सामने आके कहता है कि सर पहले थोड़ी जॉब सिक्योरिटी ठीक रहती है, और उसके बाद सर एक बार बस मैं एक जॉब लग जाए छोटी मोटी कोई, उसके बाद फिर मैं जीत जान लगा दूंगा और सब कर दूंगा, ये कर दूंगा। और वो जो छोटा मोटा जो जॉब है वो मिलते मिलते ही 4-5-6 साल हो जाते हैं, और फिर क्या यार बढ़ने दो रे अब। ऐसा सारे लोग कौन से फिर आरएसी बनते हैं? आरएस नहीं बने इसका मतलब वो जिंदा रहने का हक नहीं है क्या? ठीक है, तो ये आप ही लोग होंगे जो अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो बनाए रखेंगे, आत्मविश्वास आपका जो है वो बनाए रखने वाले आप ही हैं जो सेलेक्ट होंगे कोचिंग। और दूसरी बात जो मैं कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के सिलेक्शन में सफल होने में
90% रोल खुद का होता है, 90% रोल आपका खुद का होगा, और 10% रोल जो है वो कोचिंग संस्थान का होता है। ये फैक्ट है। अब मैं क्लास में यही कहता था, और एक दिन मैं जिम में गया तो जिम में भी यही बात लिखी हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है वो वेट लूज करना है तो उसमें 90% रोल तो आदमी का खुद का और डाइट का रहता है, और जिम का रोल जो है वो केवल 10% रहता है। तो मुझे लगा ये जिम वालों ने हमारे वाले डायलॉग को कॉपी कर दिया। तो ये फैक्ट है कि सिलेक्शन में 90% रोल जो है आपका खुद का होगा, 10% रोल जो है वो कोचिंग का होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना कोचिंग के भी सिलेक्ट होते हैं, और यूपीएससी में, आईएएस में तो 60-70% लोग आजकल जो है वो बिना कोचिंग वाले ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ट्रेंड क्या है, और इस वजह से जो है वो कोचिंग वाले लोग थोड़े कम सेलेक्ट होते हैं, सेल्फ स्टडी वाले लोग जो है वो ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। तो यूपीएससी में सेल्फ स्टडी वाले ज्यादा होते हैं, आरएस में सेल्फ स्टडी वाले ज्यादा तो नहीं होते, क्योंकि अब हम खुद ही दावा कर रहे हैं कि जो 1000 है उसमें से 600 प्लस तो हमारे स्टूडेंट ही हैं, तो कोचिंग वाले तो ज्यादातर तो कोचिंग वाले ही सिलेक्ट होते हैं आरएस में। तो इसलिए, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं और फिर भी सिलेक्ट होते हैं, और बहुत अच्छी रैंक पे सिलेक्ट भी जो है वो होते हैं। तो इसलिए कोचिंग करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जितनी चीजें, क्योंकि कोचिंग क्लास के अंदर तो बैठ के हम, एक जो ले मैन होता है, जो साधारण स्टूडेंट होता है, हम उसको ध्यान में रखकर हर चीज को समझाते हैं, और उसके लिए हमें चीजों को धीरे धीरे समझाना पड़ता है। और आप ज्यादा ब्रिलियंट हो तो उतनी चीज जितनी 2 घंटे में हम यहाँ पढ़ाएंगे, आप घर पे आधे घंटे में भी उतनी चीज जो है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए समय कोचिंग में थोड़ा ज्यादा लगता है। तो इस वजह से जो कोचिंग करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप अपनी फितरत देखें। ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि कोचिंग जरूरी है या नहीं है। कुछ लोगों को जो ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, वो खुद पढ़ते हैं और खुद अच्छे से चीजें ग्रास्प होती है, जबकि कुछ लोगों को होता है कि भाई अगर कोई बोल के सुनाए उसको, तो उसको चीजें ठीक से समझ में जो है वो आती है, और उसके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाती है। तो पढ़ी हुई बात की बजाय सुनी हुई बात ज्यादा याद रहती है। इस तरह की फितरत अगर किसी व्यक्ति की है तो उसके लिए कोचिंग जो है वो फायदेमंद हो जाती है। और बाकी तो रोल जो मैं एग्जांपल देता हूं, हमेशा ही क्लास में देता हूं, कि यहां से यहां तक 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी है आपको, और समझ लो कि आरएस की तैयारी में कोचिंग का रोल वही है कि 10 किलोमीटर की दौड़ में 5 किलोमीटर तक आप जो है वो बस में बैठ के जा सकते हैं। सुविधा है, किराया दो, बस में बैठ के जाओ, और आगे का 5 किलोमीटर तो खुद को ही दौड़ना पड़ेगा। तो वैसे कि वैसे कोचिंग जो है वो आधे रास्ते तक आपको जो बेसिक जो फैक्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं सब्जेक्ट के, वो हम इजीली जो है वो आपको याद करवा देते हैं, और उसके बाद जो सिलेक्शन के लिए जो चीज चाहिए, जो सिक्स सेंस डेवलप करना होता है, जो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो तो आपको खुद को ही विकसित करना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान आपको 50% तक ले आएंगे, और वहां लाके और आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप खुद जो पढ़ोगे, आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी पढ़ाई की जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये रोल है, सबसे पहला रोल जो है वो तो है आपका। और अब आप में क्या दिक्कत होता है, सबसे पहली चीज तो आजकल पता नहीं ये नया ट्रेंड चल रहा है, बच्चों में मॉडर्नाइजेशन थोड़ा ज्यादा आ गया है, तो कि डिप्रेशन में बहुत जाते हैं। ये डिप्रेशन शब्द जो है वो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है, और बच्चे जो है अभी मतलब जन्मे नहीं है, और ऐसी मैच्योरिटी वाली जो है वो बातें करने लग जाते हैं कि सर थोड़ा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, इस तरह के शब्द। हालांकि खैर होता होगा, ये कोई, मैं इसके बारे में एक्सपर्ट हूं नहीं, और जैसे कई लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, ये कुछ डिप्रेशन वास्तव में होता है, और जिस व्यक्ति को होता है वही उसको जो है वो फील कर सकता है, ठीक है। तो कोचिंग संस्थान में आने से आपको जो है एक अच्छा सा माहौल मिल जाता है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाता है, हंसने खेलने की जगह मिल जाती है, इतने सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं, उनके साथ अपने आप विचारों को जो है वो शेयर कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, छोटा एक ग्रुप बना सकते हैं, जिससे कि आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। दूसरा, एक कंपटीशन की भावना रहती है, इतने सारे लोग जो है, परसुएशन के जो सिद्धांत है उसमें कि एक आदमी को अकेले को बैठा के समझाने की बजाय समूह के अंदर अगर किसी को कन्विंस किया जाए तो वो आसानी से हो जाते हैं।
तो इसलिए आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इतने सारे लोगों को देखते हैं, सबको समझ में आ रहा है, सब सहमत हो रहे हैं, तो आपको भी उस बात पे आप भी सहमत आसानी से हो जाते हैं और चीजें आपको इजीली जो है वो कवर हो जाती है। फिर कंपटीशन की भावना रहती है कि यार ये इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी जो है वो पढ़ना है। फिर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो है वो टीचर से पूछते हैं और उन टीचर्स उस टॉपिक पे फिर जो डिस्कशन होता है तो उससे चीजों का जो है वो फायदा हो जाता है। प्लस जो है रोजाना 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, नियमितता बन जाती है कि रोज 6 घंटे 7 बजे यहाँ आओगे और 1 बजे तक यहाँ बैठोगे तो 6 घंटे तो आपको रोज पढ़ना ही पड़ेगा। और आप गांव भी जा रहे हो, घर जा रहे हो, तो भी कोचिंग अगर होती है तो बीच में वापस कह रहे यार कोचिंग की छुट्टी उस दिन तक, ये मेरी क्लासें जो है वो खराब हो जाएगी, इसलिए आपकी रेगुलर नियमितता जो है वो बनी रहती है। आप गांव भी 3 दिन के लिए गए हो तो 3 दिन ही रुकोगे, चौथे दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा कोचिंग है तो। पांचवा कोचिंग का फायदा यह है कि आपका जो शेड्यूल है, अब आप सुबह से शाम तक जो है पढ़ना ही है आपको, प्लस आपको जो होमवर्क दिया है वो वापस पढ़ना ही है, तो ये आपके ऊपर थोड़ा सा एक मॉरल प्रेशर क्रिएट करता है, एक नैतिक दबाव उत्पन्न करता है, जिससे कि आपको बीच में दोस्त आ रहा है और वो कह रहा है कि चलो फिल्म देखने के लिए चलते हैं, तो तुमको अरे नहीं यार मेरे पहले से ही होमवर्क जो है बाकी पड़ा है, कल को जो पढ़ाया था वो अभी तक मेरे से कवर हुआ नहीं है। फिर नियमित रूप से हर मंडे को जो है आपका टेस्ट होता है, एक बार ऑब्जेक्टिव होगा, एक बार सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के टेस्ट होते हैं, तो वो एक प्रेशर रहता है कि यार मंडे को टेस्ट है और टेस्ट में परफॉर्मेंस मेरी अच्छी नहीं रही तो यार ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आदमी जो है कि नहीं मंडे की वो तैयारी करनी है, तो एक बाउंडेशन जो है वो थोड़ा दबाव जो है व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फायदा है कोचिंग संस्थान का। और नहीं है अब इसमें दिक्कत ये आती है कि कुछ कई लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती, वो इतनी भारी भरकम फीस, और फीस भी इतनी ज्यादा भारी नहीं पड़ती, जो उससे ज्यादा जयपुर में रहने करने का जो खर्चा है वो थोड़ा ज्यादा भारी पड़ता है। तो इस वजह से जो लोग नहीं कर पाते हैं कोचिंग, तो मैं नीचे नोट्स सब पे आपको जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों को जो लिखवाते हैं वही वाले जो नोट्स हैं या मिल जाते हैं, आप नोट्स खरीद कर भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं अगर आपकी ऐसी कोई स्थिति है तो। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है बिल्कुल ऐसे निराश ना हो कि आप कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ ज्यादा पीछे रह जाएंगे। महाभारत की जो कहानी है, एकलव्य की कहानी तो सुनी होगी आप लोगों ने। अब कौरवों और पांडवों ने तो कोचिंग की थी द्रोणाचार्य के पास, बढ़िया वाली कोचिंग ली थी, लेकिन एकलव्य के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने की थी सेल्फ स्टडी। और फिर बाद में जब कंपटीशन हुआ तो अर्जुन से भी तगड़ा वाला धनुर्धर जो है, तो वो कहानी उस समय में भी इसलिए रखी गई है ताकि सेल्फ स्टडी से एकलव्य ने क्या की थी और अर्जुन ने क्या की थी, कोचिंग। फिर भी आगे कौन रहा था, एकलव्य आगे था, सेल्फ स्टडी वाला। तो सेल्फ स्टडी वाला व्यक्ति भी कोचिंग वाले से ज्यादा आगे जा सकता है। उसी को हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की जो कहानियां जो है वो बनाई गई है ताकि लोग जो है वो थोड़े मोटिवेट रहें। अब उसके बाद तो देख लीजिए, देखें अपन ने जो बात की है, सबसे पहले तो आपकी खुद की रोल, तो खुद के रोल में आप में कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो डाइवर्ट नहीं होना है, बड़ा लक्ष्य रखना है, उद्देश्य रखना है, आरएस की ही तैयारी करनी है अपने को, और बीच में छोटा मोटा एक जॉब चाहिए। ये लास्ट में जब आरएस में नहीं होगा तो आरएस की तैयारी अगर आप करते हो तो इसमें आपके जनरल स्टडी की तैयारी हो जाती है, मैथ्स की तैयारी हो जाती है, हिंदी तैयार हो जाती है, इंग्लिश तैयार हो जाती है, रीजनिंग तैयार हो जाती है। तो सारे ही सब्जेक्ट ऐसे तैयार हो जाते हैं कि इन फ्यूचर आप कोई सा भी दूसरा एग्जाम दोगे कंपटीशन, तो वहां कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो ही जाएगा दूसरे वाले में। इसलिए शुरुआत में छोटा उद्देश्य रख के ना करें, पहला जो लक्ष्य है वो आपका बड़ा होना चाहिए। और अगर नहीं मिला बड़ा तो फिर लास्ट में समझौता तो करना ही है, लेकिन वो समझौता पहले मत करो जिंदगी में कि पहले मैं एक छोटी नौकरी पकड़ लेता हूं उसके बाद में बड़े के लिए कोशिश करूंगा। 99% लोग इस तरह के जो है वो असफल रहे हैं, पहले जो छोटे लक्ष्य के पीछे लग गए हैं तो वो फिर वो छोटी नौकरी उनके लिए बहुत जो है वो भारी मुश्किल हो गया था, हो जाती है उनके लिए। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है तो सबसे पहले तो लक्ष्य थोड़ा बड़ा रखें, बड़ा रखने के बाद कॉन्फिडेंस। सारा खेल जो है वो आत्मविश्वास का है, किताबों कॉपियों का और बाकी किसी चीज का नहीं है। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा आपका होगा जिंदगी में आप उतने ही ज्यादा आगे बढ़ोगे। और ये मोटिवेशनल स्पीकर ले लो या कोई ले लो, हमें हमेशा एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो खुद पे होना चाहिए। अब आत्मविश्वास रखना चाहिए कहना तो बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में कॉन्फिडेंस रखना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो आप लोगों को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, आत्मविश्वास रखते हो या नहीं रखते हो? जोर से बोलो, रखते हैं? ऐसा कौन सा उदाहरण है जिससे आप प्रूव करो कि अपने जीवन की किसी घटना से बारे में सोचो या ऐसा सोचो कि जिससे आप ये कह सकते हो कि आप आपको अपने ऊपर भरोसा सबसे ज्यादा है? ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी क्या बात है आपके व्यक्तित्व में जिससे कि आपको लगता है कि आपको खुद पे भरोसा है और बहुत ज्यादा है? मुझे मुझे है, मैं बहुत अपने बारे में, मैं अपने आप को बहुत महान आदमी मानता हूं। तुम मानते हो या नहीं मानते हो? मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं यार एक्सपर्ट हूं, बहुत महान आदमी हूं, और कुछ दाग अच्छे होते हैं। तो खुद के बारे में कुछ गलतफहमियां होनी चाहिए आपको। खुद के बारे में क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी, जिसमें कि आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को महान मानो। मैं मानता हूं अपने आप को, मैं कहता हूं कि देखो मैं यार कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं। यदि हमको दूसरा है वो भी, उसको इकोनॉमिक्स मेरे से अच्छी आती है, तो कि मैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं पॉलिटी भी अच्छी पढ़ाता हूँ। फिर को आता है कि नहीं यार उस पॉलिटी इकोनॉमिक्स दोनों ज्यादा अच्छी है, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं एथिक्स भी अच्छी पढ़ा सकता हूँ। फिर वो एक तीसरा आदमी है जिसको कि ये तीनों ही अच्छे आते हैं, मुझसे ही अच्छे आते हैं, दिख जाते हैं कई बार ऐसे लोग। तो फिर पर मैं हिम्मत नहीं हारता, फिर मैं एक जोड़ता हूँ, मैं फिजिक्स भी अच्छी पढ़ा सकता हूँ। फिर वो आता है कि यार वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही है और फिजिक्स भी उसकी तो मेरे से अच्छी है और बाकी सब्जेक्ट भी मेरे से अच्छे हैं, तो फिर मैं हिस्ट्री भी अच्छी पढ़ा सकता हूं। फिर लगता है कि हिस्ट्री भी सब अच्छे पढ़ा लेता है, कोई दूसरा आदमी है। तो पर मैं अंत तक हार नहीं मानता, और लास्ट में एक चीज है, कुछ भी हो जाए, ह्यूमन बीइंग तो मैं अच्छा हूं, इंसान तो मैं अच्छा हूं। ऐसे करके अपने आप को, तो अब इंसान होना और अच्छा होना, इसके कोई फिजिकल पैरामीटर्स तो होते नहीं है। अपने मन से जैसा मानना है वैसे मानो, मैं कम से कम मेरे जितना जितना अच्छा इंसान हूं मैं, दूसरा नहीं हो सकता। तो ये कुल मिला के कुछ न कुछ करके अपने प्रति जो है वो थोड़ा, वो ना जैसे एक फिल्म थी, वो करीना कपूर कहती है कि मेरी फेवरेट मैं खुद हूं, था किसी में ऐसा? हाँ, तो इस तरह से एक अपने फेवरेट खुद बनो, थोड़े खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा रखो, और जब बाकी सब चीजों में आपको लगे कि यार इसमें भी अब अपन सबसे तेज नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो लास्ट में एक चीज जो जो जोड़ दो कि इंसान तो मैं सबसे अच्छा इंसान बहुत अच्छा हूं, मैं दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा, जोड़ दो कि इंसान तो मैं सबसे अच्छा इंसान बहुत अच्छा हूं, मैं दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं, संवेदनशील हूं, दूसरों के हितों का बहुत ध्यान रखता हूं, मैं अपनी तरफ से दूसरों को कभी तकलीफ देने की कोशिश नहीं करता। और ये इतने बड़े मानवीय गुण हैं कि जो और लोगों में इतने देखने को नहीं मिलते, और वो मेरे अंदर है, इसलिए मेरा कोई तोड़ नहीं है, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से खुद के बारे में देखो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले खुद के बारे में, खुद को, खुद पे भरोसा तो होना ही चाहिए कि अपन हैं, योग्य हैं आगे बढ़ने के लिए, और अपन बढ़ेंगे, चूंकि अपन महान हैं, अपन अच्छे हैं, और अपन न केवल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दूसरे लोगों की तुलना में भी अच्छे हैं, और इसलिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है। और खुद को अगर हम नहीं मानेंगे, खुद की स्ट्रेंथ के बारे में, खुद की शक्तियों के बारे में, खुद के बारे में ऐसी गलतफहमियां नहीं रखेंगे, तो फिर हम डिप्रेशन में जाएंगे कि यार ये तो मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझ में ये भी कमी है, मुझ में ये भी कमी है, तो यार फिर मैं तो शायद किस लायक हूं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। इसलिए सबसे जो बड़ा की का जो रहस्य है वो ये है कि खुद कुछ दाग अच्छे होते हैं, अपने बारे में कुछ गलतफहमियां आदमी को पाल लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। खुद को मान ही रहे हो महान, लेकिन उसका इवोल्यूशन भी करते रहो, दूसरे लोगों से भी करवाते रहो, और दूसरा व्यक्ति तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में जो भी टिप्पणी करता है उसको सीरियसली लो कि वो जो कह रहे हैं दूसरे लोग सही है या नहीं है। हमें दूसरों की उम्मीदों पे खरा उतरना है, तो दूसरे लोग जो कोई कमी बताते हैं तुम्हारे अंदर, तो उस कमी को हमें सहर्ष स्वीकार करना होता है और उसको दूर करने की कोशिश करनी होती है। और सुधार, किसी भी सुधार की पहली आवश्यकता होता है अपनी कमियों को स्वीकार करना। तो खुद के बारे में महानता की बातें भी मानना खुद के बारे में, प्लस खुद की कमियों को भी जानना होता है। और दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को जानता है। कमियां हर एक में होती है, हर व्यक्तित्व में होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। इंसान बनाए हैं, भगवान ने हमें बनाया है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां और कमियां दोनों ही चीजें जो है वो दी है, इसलिए सब में होती है, इसलिए अपने में भी है।
और अपने में भी है, पर उसमें वापस पावरफुल कौन होगा? जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये मेरी कमियां हैं। और अगर आपने एक बार अपनी कमियों को स्वीकार कर लिया, पहचान लिया, तो वही कमियां, वही वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। उसी की वजह से आपका व्यक्तित्व जो है वो ज्यादा प्रबल हो जाता है, भारी पड़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अपनी कमियों को स्वीकार करना, और स्वीकार करते ही वो सुधार की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है, तो वो कमियां ही आपकी स्ट्रेंथ या आपकी शक्ति बन जाती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा तो आप खुद पे रखें, आत्मविश्वास रखें। और केवल फिर आत्मविश्वास से काम नहीं चलता, उसके बाद जितना आपने आत्मविश्वास है उतना वापस परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि सृष्टि द्वंद्वात्मक है, सृष्टि में कोई भी व्यक्ति चाहकर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर आदमी सक्रिय रहता है, एनी टाइम सक्रिय रहता है, 24 घंटे सक्रिय रहता है। 24 घंटे तुम्हारा दिमाग जो है वो चलता रहता है, फंक्शनिंग होती रहती है। तुम्हारा जो शरीर है, ब्लड सर्कुलेशन जो है चलता रहता है, श्वसन तंत्र जो है चलता रहता है, पाचन क्रिया जो है वो चलती रहती है। तो तुम्हारा जो शरीर है वो 24 घंटे ही एक्टिव रहता है। चाहकर भी जिस दिन मरेंगे अपन, उस दिन जो है वो अपना निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि सक्रिय रहना नियति है, मजबूरी है। इसलिए हम चाहकर भी निष्क्रिय नहीं हो सकते। तो जब सक्रिय रह ही रहे हैं तो सही डायरेक्शन में ही तो सक्रिय रहना है। दिमाग तो एक्टिव है, दिमाग में विचार तो चलते ही रहते हैं एनी टाइम। तो वो जो पढ़ाई वाली बातें ही जो है वो दिमाग के विचारों में जो है वो आनी चाहिए। इसलिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प जो है वो नहीं होता। और ये मनुष्य जिंदगी है, एक बार मिली है। हमें नहीं पता, हमारा धर्म, हिंदू धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन हमारे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि इससे पिछला जन्म हमारा हुआ था और इससे अगला जन्म हमारा होगा। ये एक ही जन्म है जो हमारे सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और इस जन्म में हम कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जी के भी जा सकते हैं, और इसी जन्म में 8-10 जिंदगियों जितना एंजॉय करके शहंशाहों जैसी जिंदगी जी के जा सकते हैं। हमको ये अखबार में केवल ये न्यूज पढ़ने के लिए नहीं जन्मे कि अखबार में न्यूज आती है, जैसे अभी कल परसों में भी आई कि बीएमडब्ल्यू ने जो है नया मॉडल लॉन्च किया, मर्सिडीज का अगला वर्जन जो है वो नया मॉडल एक लॉन्च हुआ 2 करोड़ का, ठीक है। और फलाने एयर फेयर सस्ते हुए, यूरोप घूमने के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी, रामबाग पैलेस में ये फंक्शन हो रहा है। तो क्या ये खबरें पढ़ने के लिए जन्मे? सिर्फ ऐसी खबरें पढ़ने के लिए जन्मे, या यूरोप जाने के लिए जन्मे, या मर्सिडीज का नया जो मॉडल है वो खरीदने के लिए जन्मे, या जयपुर आए तो रामबाग पैलेस में ही रुकेंगे, जो सबसे महंगा वाला जो स्वीट है उसमें रुकेंगे? ये कह रहे हैं आरएस बनने के बाद भी मर्सिडीज नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर मेरी तरह कोचिंग खोल देना, पढ़ाई तो कर लो पहले, ठीक है। अब रही बात, देखो आरएस बनने के बाद मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, लेकिन जब आप आरएस या आईएएस बन जाते हो ना, तो मर्सिडीज वाले तुम्हारे पास आएंगे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस में, और तुम उनको मिलने का समय नहीं दोगे। और आधा घंटा बाहर बैठा के रखोगे ना मर्सिडीज वाले को, तो उसमें जो खुशी आएगी ना वो मर्सिडीज में बैठने में नहीं आएगी, ठीक है। और क्या, हाँ टाइम नहीं, अभी नहीं, अभी आप कल आना, और बाहर ऑफिस से निकलते हुए ये और कहोगे कल आना, अभी आज टाइम नहीं है, ठीक है। तो वो जो अथॉरिटी है, सत्ता है, जो वहां आप जो बैठते हो, ठीक है, तो वो चीज जो है उसके लिए कुल मिला के अभी जो आपका जो रास्ता है, तो ये यही है, अपने पढ़ाई के थ्रू ही जो है वो आप ये कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कुल मिला के जो भी करना है, हमेशा अपना जो ये एक मनुष्य जीवन जो मिला है इसको महत्व दो, इसके महत्व को समझो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो कि ये यूं ही जीने के लिए, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने के लिए ये जिंदगी नहीं है। शहंशाहों जैसी जिंदगी जीनी है, और शहंशाहों जैसी जिंदगी जीने के लिए अपने पास और दूसरा कोई चॉइस नहीं है। अपने परिवार वाले न तो इतनी संपत्ति छोड़ के गए हैं, न राहुल गांधी की तरह कोई राजनीतिक विरासत छोड़ के गए हैं। अपने पास जो कुछ ही अपने को करना है, अपने खुद की मेहनत के बलबूते करना है। और अपनी मेहनत कौन सी वाली कर सकते हैं? अभी अपन जो मेहनत है वो पढ़ाई वाली कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं। और आप में से ही कई लोग करेंगे,
और आप में से ही कई लोग सेलेक्ट होंगे, टॉपर्स बनेंगे, और आप में से ही कई लोग जो है फेलियर बनेंगे, और वो तय आप ही लोग करेंगे कौन तो टॉपर बनेगा और कौन फेलियर होगा। तो इसलिए ये तय जो है वो आपको करना है।